Good morning, students. On behalf of British Public School, I Tejveer Sarat welcome you all in our chemistry class. Today we will learn about 12th class first chapter. तीन अवस्थाएं होती हैं बेसिकली, अगर एक ब्रॉड कैटेगरी में देखें, एक मेटल की, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस होती है। तो सॉलिड स्टेट की अगर बात करते हैं तो वो कोई भी चीज है। सॉलिड क्या होता है कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। constituent particles are closely packed. कोई भी एक सॉलिड होगा, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होंगे एक दूसरे से। तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। ये तो एक ब्रॉड डेफिनेशन है जो हमें पता है कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। मोशन के लिए, मूवमेंट के लिए बहुत कम स्पेस होगा, ऑलमोस्ट नील स्पेस होगा। तो जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ चिपके होंगे बिल्कुल। तो क्या एक ये डेफिनेशन काफी है इसको समझने के लिए? तो सॉलिड की जो प्रॉपर्टी होती है उनको समझना आपको बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टीज के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। एक चीज तो हमें पता चल गई कि भाई जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो बहुत पास पास होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। अब थोड़ा सा ब्रॉड कैटेगरी में इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं, इसका शेप, साइज और वॉल्यूम। शेप, साइज और वॉल्यूम क्या रहता है, डेफिनेट रहता है, फिक्स होता है, एक डेफिनेट होता है तीनों चीजों की अगर बात करते हैं। तो पहला पॉइंट सबसे पहला। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है, कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी सिंपल मीनिंग होता है कि आप किसी चीज को कंप्रेस कर सकते हैं या दबा सकते हैं। तो जितने भी सॉलिड होते हैं तो उनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत लो होती है। तीसरी चीज की अगर बात करते हैं, डिफ्यूजिबिलिटी। डिफ्यूजिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो वो भी लो होती है। अब डिफ्यूजिबिलिटी ये एक नया वर्ड है, हो सकता है आपने फर्स्ट टाइम सुना हो। डिफ्यूजन से वर्ड निकल रहा है। डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्स होके दूर तक जाना किसी चीज के साथ। सपोज करो कोई भी स्प्रे है, परफ्यूम है, आप हवा में छिड़कते हो, यानी गैसियस अगर स्टेट में छिड़कते हो उस चीज को, तो वो दूर तक ट्रैवल करता है, दूर तक उसकी स्मेल जाती है। यही चीज आप एक सॉलिड के सरफेस पे अगर छिड़कोगे तो क्या होता है, उसकी डिफ्यूजिबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो सॉलिड की डिफ्यूजिबिलिटी सबसे कम, फिर लिक्विड की उनसे ज्यादा और गैस की सबसे ज्यादा डिफ्यूजिबिलिटी होती है। तो डिफ्यूजिबिलिटी की अगर बात करें तो वो भी क्या होती है, सॉलिड की वो भी बहुत कम होती है। अब अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास अपॉन में वॉल्यूम। तो आपको पता है कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास की और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम की। तो डेंसिटी जो होती है सॉलिड की वो हाई होती है कंपैरिजन टू लिक्विड और कंपैरिजन टू गैसेस, बहुत ज्यादा हाई होती है। तो डेंसिटी होती है हाई। पांचवी अगर इनकी बात करते हैं, सॉलिड अगर हम स्टेट की बात करते हैं, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ज्यादा हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो वो बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। देखिए, अगर वाटर सबको पता है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री पे क्या होता है, बर्फ जम जाती है
और पिघलने भी स्टार्ट हो जाती है जैसे जैसे 0 से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री, क्योंकि जो वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होने लग जाता है, वो बॉयल होने लग जाता है। यही बात अगर आयरन के लिए करें तो आयरन के लिए अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो होता है 1538 डिग्री सेल्सियस, 1538 डिग्री सेल्सियस। और अगर बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो 2862 डिग्री सेल्सियस में भी चीज होगी। तो कितना ज्यादा अंतर होता है, ये है आयरन के केस में, लोहे के केस में अगर हम बात करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जनरली वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर इसमें हम बात करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी कैसी होती है इनकी, क्या फ्लेक्सिबल होते हैं सॉलिड या नहीं होते। फ्लेक्सिबिलिटी भी इनकी लो होती है। अब यहां से एक कंसेप्ट आपने याद रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी लो होती है इलास्टिसिटी की अगर बात करें, इलास्टिसिटी। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई एक रबड़ है, रबड़ और एक स्टील है, तो इनमें से किसकी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी, रबर की ज्यादा इलास्टिसिटी होगी या स्टील की ज्यादा इलास्टिसिटी होगी। और ये क्वेश्चन आईआईटी में भी पूछा जा चुका है, यूपीएससी जो आईएएस के लिए एग्जाम होते हैं उसमें भी कई बार आ जाता है। तो इनमें से आपने ध्यान रखना है कि इलास्टिसिटी की डेफिनेशन को समझना आपने कि वो क्या चीज होती है। दो चीजें होती हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन को समझने के लिए आपने दो चीजों को याद रखना है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है कि एक्चुअल जो पोजीशन होती है उसको फोर्स, एक फोर्स जो उसको अपनी जगह से हम स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, सिंपली क्या करना, स्ट्रेच करना उस चीज को, यानी स्ट्रेस उसमें चेंज लेके आ जाना। और स्ट्रेन क्या होती है कि जब हम उस फोर्स को हटा देते हैं वहां से, वो अपनी पोजीशन में कितनी जल्दी आता है या कितनी जल्दी से अपने पोजीशन को, वो जो पहले फोर्स लगाने के बाद हटाने के बाद आई थी, कितनी जल्दी उस पोजीशन को रिटेन करता है और जो चेंज होता है उसे स्ट्रेन कहा जाता है। तो रबर और स्टील के केस में हम क्या देखते हैं कि रबर को हम खींचते हैं, स्ट्रेस देते हैं उसे और फिर उसको छोड़ते हैं, तो उसकी पोजीशन जो होती है एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, उसमें काफी चेंज आ जाता है। जबकि जो स्टील की पोजीशन होती है, अगर हम उस पे जोर लगाने की कोशिश करते हैं स्टील वायर पे, तो बहुत जोर लगाते हैं, उसको छोड़ते हैं तो डिफॉर्मेटिव होती है उसकी, तो उसमें बहुत कम चेंज आता है। तो इलास्टिसिटी कहा जाएगा कि स्टील की ज्यादा होती है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। और बच्चों देखो, ब्रिटिश पब्लिक स्कूल में रविंद्र सर और पूरी मैनेजमेंट ये ट्राई है कि हम कोई भी टॉपिक आपको समझाएं, किसी भी क्लास से रिलेटेड हो, तो वो कंसेप्ट समझ के आप याद करें और वो चीजें याद करें जो आपसे आने वाले एग्जाम में ज्यादा पूछी जाएंगी। आपके मार्क्स तो अच्छे आए क्योंकि कंसेप्ट अगर समझोगे तो मार्क्स तो अच्छे आएंगे ही आपके, बट आने वाली लाइफ होगी, आप किसी हायर एग्जाम की तैयारी करना चाहेंगे, एनडीए की तैयारी करना चाहेंगे, एचसीएससी आईएएस के एग्जाम की, जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम होते हैं, इनकी तैयारी करना चाहेंगे तो इनमें भी हेल्पफुल। तो एक सॉलिड स्टेट की जो प्रॉपर्टी होती है, आपने खाली शेप, साइज और वॉल्यूम के आधार पे ही याद नहीं रखना है इनको, आपने याद रखना है कि इस आधार पे ये जो 6 पॉइंट हैं इनके बेस पे आपने इस पॉइंट को याद रखना है, इस स्टेट को याद रखना है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और अगर हम बात करते हैं मास और वेट की ओर बात करते हैं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए तो ये कंसेप्ट को समझना जरूरी है। मास क्या होता है और वेट क्या होता है, क्या किसी का मास 0 हो सकता है या वेट 0 हो सकता है। देखिए, मास किसी भी चीज का एक्चुअल कंटेंट ऑफ अ बॉडी, एक्चुअल कंटेंट ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल कंटेंट होता है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, वो होता है मास। और वेट क्या होता है, फोर्स exerted due to gravity, due to gravity on an object, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाई जाती है, किसके द्वारा, ग्रेविटी द्वारा।
जो अर्थ के सेंटर में होती है, अर्थ के सेंटर हर चीज को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। तो ये किसके इक्वल होता है, F इक्वल टू m इंटू में g। तो g क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, m क्या है, मास है। यहाँ पे मान लो हम स्पेस में चले जाते हैं, तो स्पेस में क्या हो जाता है, g की वैल्यू 0 हो जाती है। तो चाहे हमारा मास 70 kg है या 100 kg है, तो हमें अपना वेट, फोर्स क्या है, वेट और फोर्स, तो वेट कितना लगेगा, 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लगेगा। तो यही रीजन होता है कि जो स्पेस यान होते हैं, अपने स्पेस क्राफ्ट होते हैं, उसमें जो अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो हवा में तैरते हुए दिखेंगे। आपने वीडियोस यूट्यूब पे या टीवी चैनल पे देखा होगा, तो वहां पे क्या दिखेंगे आपको, तैरते हुए इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनका वेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है स्पेस में जब आप जाके, क्योंकि g की वैल्यू 0 होती है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, और वेट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। ये याद रखना आपने, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वेट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और मास की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। तो सॉलिड स्टेट की ये प्रॉपर्टीज थी, इनके बारे में आपने याद रखना है। सारे पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी बनेंगे आपके लिए। अब बात करते हैं सॉलिड के जो टाइप होते हैं वो कितने होते हैं, एक वेरियस जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज, इनके बेस पे हम सॉलिड को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनके बेस पे कितने टाइप्स पे हम सॉलिड को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए मेन जो टाइप्स होते हैं सॉलिड के वो दो होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक होते हैं हमारे अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड दो बेसिक कैटेगरी के बेस पे हम सॉलिड को डिवाइड कर सकते हैं। अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं ये जानिए। सबसे पहला कि हम इनको किस बेस पे अलग करेंगे, जो एटम्स अरेंज होते हैं इनमें, तो उनके बेस पे हम उनको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं तो उसमें क्या होती है कि रेगुलर अरेंजमेंट होती है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सीपी का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर लॉन्ग रेंज। इसका मीनिंग क्या है मैं अभी समझाऊंगा। इसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर लॉन्ग रेंज, इसमें क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट तो इसमें भी होती है, रेगुलर अरेंजमेंट तो इसमें भी होती है, बट किसके लिए होती है, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर वेरी शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज। देखिए आपने बहुत सारे डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि भाई इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं रेगुलरली अरेंज होते हैं और इसमें इरेगुलरली अरेंज होते हैं। बस उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा रिफाइन करना है। अरेंजमेंट तो इसमें भी रेगुलर होती है, बट किसके लिए होती है, शॉर्ट रेंज के लिए। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए जैसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, क्लोरीन सोडियम क्लोरीन सोडियम, सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन। अब सबको पता है कि जो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है स्टेबल पोजीशन में आने के लिए, और सोडियम पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है
क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है अपने स्टेबल पोजीशन में आने के लिए। भाई ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है हमारा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का, NaCl, जिसको कि क्या बोलते हो आप, एक नमक बोलते हो, टेबल साल्ट बोलते हो। तो सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो एक सोडियम और एक क्लोरीन का जो एटम होता है ये पाए जाते हैं। तो इसके फार्मूले को देखते हैं तो इसमें आप कितनी भी लंबी चेन बना लो, कितनी ही लंबी रेंज देख लो इसकी, इसमें हमेशा क्या होगा कि रेगुलर अरेंजमेंट होगी, एक सोडियम के बाद क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, तो इस वे में ये चलता जाएगा, इस वे में चेन इसकी मिलेगी। अब अगर अमोर्फस सॉलिड की बात करते हैं तो इसमें सपोज करो एक एटम यहाँ पे है, तो शॉर्ट रेंज के लिए हो सकता है तो ये फॉलो हो जाए, इसके लिए शॉर्ट रेंज के लिए हो सकता है कि भाई ये फॉलो हो जाए, बट आगे चल के क्या होगा, उनकी इरेगुलर अरेंजमेंट आ जाएगी, इरेगुलर अरेंजमेंट होती चली जाएगी, यानी जो एक फिक्स है वो नहीं रहेगा, तो जो इरेगुलरिटी आ जाएगी उसमें, इरेगुलरिटी आ जाएगी उसमें। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे कि भाई शॉर्ट लॉन्ग, एक शॉर्ट रेंज के लिए तो हो सकता है एक एटम फिर सेम एटम फिर एक एटम फिर सेम, तो कुछ रेंज के लिए, छोटे रेंज के लिए तो हो सकता है फॉलो कर ले, बट जनरली क्या होगा, लॉन्ग रेंज के लिए अगर उसको देखेंगे तो ये क्या होगा, ये फॉलो नहीं करेगा रेगुलर अरेंजमेंट को। तो सिंपली मीनिंग है इसका। तो पहला जो डिफरेंस है हम करेंगे इस बेस पे। दूसरा अगर डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो इनको हम कहते हैं ट्रू सॉलिड, ट्रू सॉलिड कहा जाता है इनको। ट्रू सॉलिड क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो लॉन्ग रेंज के लिए रेगुलर अरेंजमेंट होती है, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड। इनको हम कहते हैं स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड कहा जाता है। इस वर्ड का मीनिंग होता है फाल्स या वर्चुअल, कि एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल ट्रू नहीं है। स्यूडो का मीनिंग फाल्स भी होता है या नकली भी होता है हिंदी में अगर बात करें, या इनको सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड का नाम भी दिया जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड इनको क्यों कहते हैं, देखिए बच्चों, ग्लास जो एग्जांपल होता है, ग्लास यानी कांच, कांच एग्जांपल होता है अमोर्फस सॉलिड का, कांच एग्जांपल होता है अमोर्फस सॉलिड का। तो कांच को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है, देखिए कांच किससे मिलके बनता है, ये शायद आपको सुनने में अजीब लगे, कांच मिलके बनता है रेत, जो सिलिका होता है हमारा, रेत यानी सिलिका, प्लस में कैल्शियम के ऑक्साइड, प्लस में सोडियम के ऑक्साइड, सोडियम के जो ऑक्साइड होते हैं, कैल्शियम के कुछ ऑक्साइड होते हैं और सोडियम के कुछ ऑक्साइड होते हैं। इन सब को जब, रेत को, कैल्शियम ऑक्साइड को, सोडियम ऑक्साइड को जब आप गर्म करते हो 1673 डिग्री सेल्सियस तक, 1673 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हो, तो ये तीनों को क्या आ जाते हैं, एक लिक्विड के रूप में आ जाते हैं, तीनों क्या हो जाते हैं, एक लिक्विड। रेत को इतने डिग्री तक गर्म कर दोगे तो लिक्विड बन जाता है वो, कैल्शियम को या सोडियम को गर्म कर दोगे तो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। इस लिक्विड को नाम दिया जाता है बैच का। तो बैच किसे कहा जाता है, इन तीनों का जो मिक्सचर होता है, सिलिका का, कैल्शियम का और सोडियम का, तो वो एक लिक्विड के रूप में आ जाता है, इतना ज्यादा गर्म कर देते हैं उसे, और फिर हम उसे एकदम से ठंडा कर देते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है इसे अगर हम ठंडा करें तो ठंडा होने पे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ग्लास में, ग्लास यानी कांच में कन्वर्ट हो जाता है। तो कांच को हम क्या कहते हैं, एक सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए ही कहा जाता है। तो कैसे होते हैं, ट्रू सॉलिड कौन से होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और स्यूडो सॉलिड कौन से होते हैं, अमोर्फस सॉलिड होते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब बात करते हैं कि ये होते हैं एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, और ये कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर, आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है, इस लाइन का मीनिंग क्या है, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर का मतलब होता है शो
different physical properties in different direction। और आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन डिफरेंट डायरेक्शन। इस लाइन का मीनिंग समझिए। पहले तो एनिसोट्रोपिक क्या होता है कि शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखिए जैसे अगर बात करते हैं हम NaCl यानी नमक के स्ट्रक्चर को ही समझते हैं। हम यहां से देखते हैं तो पहला क्या आता है? सोडियम, फिर क्लोरीन, फिर सोडियम क्लोरीन, अगर इस डायरेक्शन में देखते हैं। बट अगर हम इस डायरेक्शन में देखने लग जाए इसको तो पहले क्या आएगा? क्लोरीन आएगा, फिर सोडियम आएगा, फिर क्लोरीन आएगा। इस डायरेक्शन में देखने लग जाए तो पहले क्या आएगा? क्लोरीन, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन, फिर सोडियम। जब इससे देखते तो पहले सोडियम आएगा। अगर हम इसको ऐसे देखने लग जाएं, इस डायरेक्शन में देखने लग जाएं ऐसे, तो क्या मिलेंगे हमें? हमें सोडियम 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 ही मिलेगा। या यहां से हम ऐसे देखने लग जाएं तो हमें क्या मिलेगा? क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन ही मिलेगा। यानी ये क्या शो कर रहा है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहा है अगर इसे हम अलग अलग डायरेक्शन से देखते हैं। तो इसका मतलब ये क्या होता है? एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। जबकि अगर इनकी बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? ये डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं शो करेंगे, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? आइसोट्रोपिक कहते हैं। और आइसोट्रोपिक क्यों होते हैं? क्योंकि ज्यादा लंबी रेंज के लिए इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो फॉलो नहीं करते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट शो नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन अगर पूछ ले कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप एक शार्प एज टूल से काटने की अगर कोशिश करते हो तो क्या वो जो सरफेस कट के आएगा वो प्लेन रहेगा या इरेगुलर रहेगा, रफ रहेगा? तो क्या होगा? तो ये क्या करते हैं? जो क्लीवेज होती है वो क्लीन होती है बिल्कुल। व्हेन कट with a sharp edge tool। शार्प एज टूल से अगर काटने की कोशिश करते हैं तो क्लीवेज यानी प्लेन सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस होता है। और इनकी क्लीवेज कैसी होती है? इररेगुलर या रफ क्लीवेज। When cut with a sharp edge tool। सिमेट्री को फॉलो करते हैं तो ये क्या होते हैं? सिमेट्री फॉलो करते हैं यानी एक रेगुलर शेप। ये जो पहला पॉइंट था उसी से रिलेटेड है। सिमेट्री को फॉलो करते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल होते हैं, ये एसिमेट्रिकल होते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अगर एग्जांपल आपने देखना हो, एग्जांपल भी आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। जो सोडियम क्लोराइड है आपका, पोटाशियम क्लोराइड है, क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज है आपका, जिंक सल्फाइड है, ZnS। तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं? हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल होते हैं। और इसकी अगर बात करते हैं तो रबर, प्लास्टिक, ग्लास यानी कांच, वैक्स यानी मोम। तो ये सारे क्या होते हैं? किसके एग्जांपल होते हैं? अमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल होते हैं। अब बच्चों मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं कल की क्लास स्टार्ट करने से पहले। भाई आपको पता है कि भाई जो सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, इसका जो फिलामेंट होता है, जो पतला सा तार होता है जो फ्यूज हो जाता है तो वो हट जाता है। तो
इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है जो वो किस मेटल का बना होता है? मेटल जो धातु होते हैं सारे ज्यादातर क्या होते हैं, किस फॉर्म में होती हैं? वो होती हैं सॉलिड की फॉर्म में, ज्यादातर धातु में। तो क्वेश्चन आपके क्या है वो नोट करो। फर्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है कि वो मेटल which found in liquid state at room temperature फर्स्ट क्वेश्चन ये आपने बताना है। कल क्लास शुरू होने से पहले कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों ने